नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी के बड़े बयान की, चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत की, देखेंगे मोदी सरकार को लेकर उमर अब्दुल्ला के बड़े बयान को, हरियाणा में बीजेपी में सीएम पद पर छिड़े घमासान को, जानेंगे महाराष्ट्र में कांग्रेस के नए कैंपेन से एनडीए की बढ़ी टेंशन को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से की मुलाकात, झारखंड चुनाव को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली सीएम का आवास हुआ सील, हैंडओवर को लेकर विवाद, पीडब्ल्यूडी ने लगाया डबल लॉक। फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले जीत के बाद बढ़ गई है हमारी जिम्मेदारियां, कहा बीजेपी समझती है उसकी जेब में है जम्मू। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 167 अंकों की गिरावट के साथ 81,467 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,981 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस ने इन नतीजों को पूरी तरह से नकार दिया, धांधली के आरोप लगाए, और अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने इन नतीजों पर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं, मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं, और अब मामले में पार्टी सांसद राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर की जीत पर जनता का आभार जताते हुए राहुल ने हरियाणा के नतीजों पर कार्रवाई की बात कही। राहुल ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे, वो चुनाव आयोग तक जाएंगे और अपने सच के लिए संघर्ष करेंगे। बता दें कि बीते दिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हरियाणा में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं। हमारे कांग्रेस ने इन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाने की बात कही। वहीं पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन याद रखिएगा आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं, और इनके चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनके आवास जाकर मुलाकात की। तो मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कांग्रेस डेलीगेशन ने की। कांग्रेस के आरोपों के दबाव में आयोग ने खड़गे को चिट्ठी लिखकर पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया था। तो क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग सवालों में फंस गया है, और जब सीधे उस पर सवाल उठे, चुनाव की पारदर्शिता सवालों में आए, तो उसने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर मिलने के लिए बुला लिया। कहा जो भी सबूत हो दे, हम जांच करेंगे। 6 लोगों को मिलने के लिए भेजे। आयोग का पत्र मिलते ही कांग्रेस का 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल 6 बजे चुनाव आयोग पहुंच गया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की और फिर मीडिया को इसके बारे में बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधा आरोप लगा दिया कि हरियाणा में करीब 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, जिसमें पानीपत, सोनीपत, होडल सहित कई सीटें शामिल है। हमने अभी 7 सीटों को लेकर शिकायत सौंपी है, 13 की जल्दी करेंगे। 48 घंटे में और शिकायतें सबूतों के साथ आ जाएंगी। हम सब चुनाव आयोग को भेजेंगे। आज भी हमने कई सबूत और शिकायतें दी हैं। जिन मशीनों की बैटरी 99% थी, उस पर हमने सवाल किए। जिन मशीनों को लेकर हमने शिकायत की है, उसे लेकर चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें सील कर दिया जाए। वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोट से किया जाए, तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि बीजेपी हार रही है। कोई भी रिपोर्ट हो, किसी भी मीडिया संस्थान का सर्वे हो, हर सर्वे में कांग्रेस को बड़ी जीत बताई गई थी। काउंटिंग की शुरुआत हुई, बैलेट पेपर में कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, बीजेपी आगे हो गई। करीब 20 सीटों को लेकर हमारी शिकायत है।
धांधली के आरोपों को लेकर सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, तो टेंशन में बीजेपी भी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। साथ ही बीजेपी से अपने रिश्ते को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर की जनता ने इंडिया गठबंधन को जनादेश सुना दिया है। सरकार के गठन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी 370 पर खामोश नहीं रहेंगे, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, कश्मीर को धोखा नहीं देंगे, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार से इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि उनका राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों से इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसके आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं बदली जाती और प्रधानमंत्री नहीं बदले जाते, तब तक अनुच्छेद 370 की बहाली पर बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज नहीं तो कल हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा और एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ वो इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे। उमर अब्दुल्ला के तेवरों से साफ है कि अनुच्छेद 370 को लेकर वो शांत नहीं बैठेंगे, भले ही इसके लिए केंद्र की सरकार में बदलाव करना पड़े। वहीं केंद्र से रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र से उनके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन बीजेपी से लड़ाई बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यही बेहतर होगा। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। इसकी घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने की है। उमर अब्दुल्ला के बयानों ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें हरियाणा में भी बढ़ी हुई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को जीत हासिल हुई हो, लेकिन जीत के बाद भी पार्टी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। बीजेपी के लिए सरकार का गठन आसान नहीं दिख रहा है। पार्टी में सीएम पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत तो मिल गई, लेकिन सरकार बनाने की राह आसान नहीं दिख रही है। पार्टी में सीएम पद को लेकर आंतरिक कलह बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हमारे हाईकमान और गृह मंत्री ने नायब सिंह सैनी को ही सीएम बनाने की घोषणा की है, बाकी फैसला संसदीय बोर्ड के हाथ में होता है। तो खबर ये भी आ रही है कि दशहरे के दिन यानी 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी और इससे पहले ही नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मुलाकात भी करने पहुंचे। यानी एक तरह से सैनी भी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी नेताओं में इसे लेकर असंतोष दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर सीएम बनने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस इलाके ने 3 बार भाजपा को सत्तासीन किया है, उसे तवज्जो देनी चाहिए। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका है और पहले भी वो खुलेआम सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि राव इंद्रजीत सिंह अपना हाथ पीछे खींचने वाले नहीं हैं। वहीं अनिल विज के तेवर भी तीखे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो मतगणना के पहले ही कह दिया था कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी और जीत के बाद उनका हौसला और बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान टेंशन में है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं ने ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद सबकी नजरें अब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसे लेकर तैयारियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके जरिए पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। तो क्या है ये कैंपेन और क्या है कांग्रेस के आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी सियासी दलों ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आगे की रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज से गुजरातची लाड़की भ्रष्ट युति कैंपेन की शुरुआत की। कांग्रेस ने सरकार पर महाराष्ट्र के सारे बड़े उद्योग गुजरात भेजने के आरोप लगाए। इसके बाद से सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए एलईडी प्रचार रथ रवाना किया। नाना पटोले का आरोप है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के सारे उद्योगों को गुजरात भेज रही है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने लापता लेडीज कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसके जरिए कांग्रेस ने महायुति सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कैंपेन के तहत पूरे राज्य में पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा गया कि महाराष्ट्र से हर साल 64,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हो जाती हैं, जो चिंता का विषय है।
राज्य में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस कैंपेन के दौरान कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस लगातार कोई न कोई कैंपेन कर ही रही है। कहीं न कहीं महायुति को आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। चर्चा है कि चुनाव आयोग 10 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। महाराष्ट्र में सियासी दल मैदान में उतर गए हैं। इंतजार है चुनावों के ऐलान का। तो चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने बीजेपी के आगे बड़ी मांग रख दी है और कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कैसे प्रवीण निषाद ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है, अगर उनकी पार्टी से उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई यूपी की विधानसभा सीटों पर जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं अब उपचुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दल के नेता प्रवीण निषाद से पूछा गया कि अगर मान लिया जाए कि आपको कटहरी और मंझवा से सीट नहीं मिलती है तो क्या निषाद समाज इसे लेकर एनडीए का विरोध करेगा। इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका विरोध झेलना पड़ेगा। निषाद समाज कहीं भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव में एक संविधान और खटाखट के मुद्दे पर जनता भ्रमित हो गई थी, जिस वजह से प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अगर एक भी सीट निषाद पार्टी को नहीं मिलती है तो निषाद समाज के विरोध का बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अगर ऐसे में बीजेपी ने निषाद पार्टी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बीजेपी को उपचुनाव में यूपी से बड़ा झटका लग सकता है। निषाद पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो कोलकाता में भी डॉक्टरों ने अपना रुख साफ कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के खिलाफ डॉक्टर देशव्यापी प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। तो सीबीआई की चार्जशीट में भी बड़ा खुलासा सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर आज भी देश भर में गुस्सा है। पीड़िता के लिए न्याय और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर सड़कों पर हैं। इन सब के बीच करीब 2 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने पहला आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। आरोप पत्र में गिरफ्तार संजय रॉय के खिलाफ डीएनए और ब्लड सैंपल रिपोर्ट जैसे 11 सबूत पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा कि घटना के दौरान पीड़िता ने संजय का विरोध किया था, जिसकी वजह से संजय को चोट आई। विक्टिम के संघर्ष के निशान संजय की बॉडी पर मिले हैं। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले और जूतों पर वी के खून के धब्बे पाए गए थे। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के बयान के बाद 12 अगस्त को इस सामान बरामद किया था। जिस जगह घटना हुई वहां भी संजय रॉय की मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज में पाई गई। इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन में भी ये कंफर्म हुआ कि वो घटना स्थल पर मौजूद था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि पीड़िता की जान दम घुटने और गला घोटने की वजह से गई। बता दें कि इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल कर रही हैं, जिसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA भी शामिल हो गई है। आज FAIMA देश भर में भूख हड़ताल कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी भी अब बीएसपी की तरह से कांग्रेस की वोट कटवा पार्टी बन गई है। हालांकि इस बात से इनकार करते हैं आम आदमी पार्टी वाले और कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। फिलहाल आम आदमी पार्टी को इस चुनाव के बाद में एक नई पहचान मिल गई है। आम आदमी पार्टी अब किसी की खास हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।